Hello friends, I hope all are doing extremely well. Last class में we had discussed about types of audit evidence and other than this we had talked about relevance and reliability. तो types of audit evidence में हमने ये देखा था कि depending upon nature या depending upon source किस किस तरह से हम इसे categorize कर सकते हैं plus internal एविडेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ओरिजिनेट होता है उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जैसे सेल्स चालान की कॉपीज सेल्स इनवॉइस गुड्स रिसीव नोट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। फिर एक्सटर्नल एविडेंस वो होता है जो कि ओरिजिनेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और उसमें जैसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आपको बैंक से एक तरह का एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलता है अगर आपका कोई लोन चल रहा है बैंक से और लोन स्टेटमेंट जो प्रोवाइड होता है बैंक से दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। तो ये पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस का। फिर इसमें एक इलस्ट्रेशन था और उसके बाद टॉपिक था रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी का जो कि ऑडिट प्रोसीजर्स में जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करते हैं और ऑडिट एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं ऑडिट के दौरान तो उसमें जो भी हमारे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है, क्या वेट है उस इंफॉर्मेशन का एंड कितनी रिलायबल है, कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन पे। वो डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमने कौन कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन करी है। तो ये चीज़ें हैं रेलेवेंस और रिलायबिलिटी में। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करते हैं। ये दोनों ही प्रोसीजर्स कैरी आउट करने के बाद भी हम कम्प्लीटली एज एन ऑडिटर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करते हैं और चाहे आप सैम्पलिंग मेथड यूज़ करें या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करें तो उसमें दोनों तरीक़ों में इनहेरेंट रिस्क रहता है और पूरी तरह से रिस्क फ्री जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो रहेगी ही रहेगी जिसकी बात इसमें मेंशन्ड है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी में। ठीक है, तो अब रिलायबिलिटी जो भी कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, एविडेंस जो कि इंटरनली जनरेट हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल पे थोड़ा ट्रस्ट कम होता है। एक्सटर्नल पे आप ऑर्गेनाइजेशन से तो जो भी असर्शंस ऑब्टेन करते हो मैनेजमेंट से, उसके अलावा आप थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो, फिर उन्हें मैच करते हो, रिकंसाइल करते हो और उसके बाद देखते हो कि हाँ इसमें हम क्या क्या पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं या अगर किसी ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो उसको आप दोबारा से स्टडी करके एग्जामिन करके दूसरे प्रोसीजर्स कैरी आउट करके और एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली जो कि इंटरनल एविडेंस जैसे ऑब्टेन होता है तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। और जो भी एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन करता है, किसी के थ्रू नहीं, ऑडिटर खुद से ऑब्टेन करता है, खुद से ऑब्जर्व करके लेता है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है। किसी रेफरेंस के थ्रू लेना या कोई इंक्वायरी करा के लेना, उसके कंपैरिजन में ऑडिटर जब सेल्फ चेक करता है उस पर्टिकुलर एविडेंस की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर ऑडिट एविडेंस जो है वो हमेशा से डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे पेपर में हो, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल। फिर ऑडिट एविडेंस जो भी प्रोवाइड होता है provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimiles or documents that have been filmed, digitized or otherwise transformed into electronic form. This is completely correct. This is completely agreeable. That evidence will be more reliable, which will be exactly in original format rather than in photocopies. आज जो टॉपिक, अब आई होप दिस लास्ट क्लास वाला टॉपिक इज़ क्लियर टू यू और आपको समझ भी आया।
और इसमें जो है जिस्ट भी दी हुई है कि एविडेंस कब इंक्रीज होता है। इंक्रीज तब होता है जब वो ऑब्टेन होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, ठीक है। डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन करता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में होता है, एंड रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, तो तब जो है हमारा एविडेंस इंक्रीज होता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, देखिए इससे रिलेटेड एक एसे भी जुड़ा हुआ है, एसे 580। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच द मैनेजमेंट गिव्स टू द ऑडिटर, ठीक है। या फिर जो भी दोज चार्ज विद गवर्नेंस हैं, जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इंफॉर्मेशन रिटन में देते हैं किसको, ऑडिटर को। एक तरह का रिटन स्टेटमेंट होता है, उसमें लिखा क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ मैटर्स कंफर्म करता है मैनेजमेंट ऑडिटर को, या फिर ऑडिट एविडेंस सपोर्ट करने के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। रिटन रिप्रेजेंटेशन से भी एविडेंस, एक तरह का एविडेंस, अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो है, क्लाइंट जो है, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं, कुछ टॉपिक्स पे, कुछ मैटर्स पे अपना स्टेटमेंट देते हैं ऑडिटर को, ताकि वो एक तरह का सपोर्टिंग एविडेंस की तरह एक्ट हो, ऑडिट के टाइम पे हेल्प हो ऑडिटर को खुद को, कि वो एज अ सपोर्टिंग एविडेंस उसको हेल्प करे, ठीक है। तो इस केस में जो है रिटन रिप्रेजेंटेशंस लिए जाते हैं मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब जो भी एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस होता क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑडिटर यूज़ करता है कि हम उससे कंक्लूजन्स पे आ पाएँ, अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएँ, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपना खुद का व्यू पॉइंट दे पाएँ। तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो हैं एक तरह की ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर मांगता है जब भी वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर ऑडिट एविडेंस। जैसे हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के मेथड्स देखे थे, उसमें ये भी देखा था इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी आप उसका पार्ट समझ सकते हैं, ठीक है। ये उनसे मांगा जाता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इतनी कंप्लीट आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऐसे AE को ये फॉलो करें, ऐसे AE दें, ऐसा नहीं है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट फिर भी इतना एविडेंस देते हैं कि ऑडिटर उस पर रिलाई कर सकता है। कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकता है, हाँ कुछ हद तक रिलाई कर सकता है, ठीक है। जैसे अब इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ऑडिटर जो है वो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट किसी कंपनी का, तो अब वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे को बैंकर्स सर्टिफिकेट दो इन सपोर्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सही बात है, अगर किसी कंपनी का ऑडिट हो रहा है, कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो अब ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बैंकर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में, और मैनेजमेंट उसमें सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन देती है, अपना सिर्फ एक स्टेटमेंट देती है। तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, तो देखिए रिटन रिप्रेजेंटेशन से एक सपोर्ट मिल जाता है ऑडिट एविडेंस को, कंप्लीट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। अगर मैनेजमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में एक WR दे रही है, WR इशू कर रही है, तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा, वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ने भले ही प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन जो नेचर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड बैंकर सर्टिफिकेट का होता है, वो नेचर रिटन रिप्रेजेंटेशन का नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें मेंशन्ड है। अब यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ऑडिटर जो है फर्दर रिक्वेस्ट करे मैनेजमेंट से कि उसे बैंकर सर्टिफिकेट दिया जाए, बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली ऑडिट एविडेंस नहीं बन सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में एक ये तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, और अगर सिर्फ यही ऑब्टेन हो रहे हैं तो
वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे पाएंगे, कंप्लीट ऑडिट एविडेंस नहीं दे पाएंगे। ऑडिटर को अलग से बैंकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ऑडिटर के? तो अब मैनेजमेंट से अगर ऑब्टेन करना है और अब इसके रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट बिलीव करता है कि उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल की हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, तो अगर उसने फुलफ़िल की हैं तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो कि आपकी तरफ से सारी ड्यूटीज़ अब कंप्लीट हैं, सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हैं। और फिर वो WR एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट टू अदर एविडेंसेस। कंप्लीट एविडेंस नहीं बनेगा, हमेशा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, एक ऑक्सिलरी की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करना है रैशनली टू रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, और इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड तो उस केस में ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने का मतलब है उसके हिसाब से अपना जो ओपिनियन होगा ऑडिट रिपोर्ट में वो उसका मॉडिफाई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा WRs पे। फिर यहाँ पे मेंशन्ड है मैनेजमेंट फ्रॉम होम रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। इस केस में तो जैसे इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन था कि ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा WRs फ्रॉम मैनेजमेंट जिन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की हैं। अब WRs रिक्वेस्ट तो मैनेजमेंट से ही होगा या फिर दोज चार्ज विद गवर्नेंस से होगा। अब those individuals may vary depending on the governance structure of entity and relevant law regulation। डिपेंड करता है entity to entity, organization to organization कि किस इंडिविजुअल के ऊपर क्या चार्ज है और उसको क्या पोस्ट या क्या डेजिग्नेशन दी गई है और किससे रिक्वेस्ट करना है, तो वो तो वेरिंग होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें लेकिन जिस्ट क्या है, बेसिक रूल क्या है कि मैनेजमेंट से ही रिक्वेस्ट करनी है, चाहे उनकी जो भी पोस्ट हो या जो भी डेजिग्नेशन जो जिस तरह से वो ऑथराइज हो उस पर्टिकुलर एंटिटी में। अब रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो है वो एंटिटी के CEO और CFO से भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई इसलिए किया है कि कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो, क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि CEO CFO से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इनके जो इक्विवेलेंट पोस्ट्स होंगी उन पोस्ट्स पे जो पर्सन्स होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और कुछ सर्कमस्टांसेस में जो पार्टीज़ जो इनसे भी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हैं, इनसे टॉप पोस्ट पे हैं या फिर की मैनेजरियल पर्सनल्स हो गए कंपनी के, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है। जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, वो सुपरवाइज कर रहे हैं, वो पूरा सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है। फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा। एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो अकाउंटिंग की, जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए प्रोसेसेस की। अब इस केस में मैनेजमेंट जो है वो इंक्वायरीज कर सकता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसोसिएशंस बनाने में, तो इंक्वायरीज कर सकता है खुद से, बैंक से या लेंडर से या जो भी थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन से, या अपने लॉयर से या इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनसे जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, या फिर एक्चुरीज हो गए, एक्चुरीज यानी कि जो वैल्यूएशंस करते हैं। यहाँ पे उन इंडिविजुअल्स के नाम दिए हुए हैं जिनसे मैनेजमेंट जो है कुछ ना कुछ कंसल्टेशन ले सकता है, जैसे एक्चुरी हो गया या इंजीनियर्स हो गए या इंटरनल काउंसिल्स हो गए, जैसे लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए। अब इसमें मैनेजमेंट ये भी इंक्लूड कर सकता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशंस उसने दिए हैं वो उसकी नॉलेज में बेस्ट है। अब कंप्लीटली अग्रीएबल तो नहीं होगा ऑडिटर, हो सकता है उसको कुछ स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी लगें, ना समझ आए, तो उस केस में मैनेजमेंट अपना स्टेटमेंट ये देगा
कि जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, वो उसकी नॉलेज में ट्रू है, बेस्ट है। और ऑडिटर के लिए रीजनेबल यही होगा, रैशनल यही होगा कि वो उस वर्डिंग को ऐसे एक्सेप्ट करे, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करे, अपना ओपिनियन फॉर्म करे, क्वालिफाइड देना है या अनक्वालिफाइड देना है, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशंस आफ्टर ऑल ऑडिट एविडेंसेस कंप्लीटली नहीं होते हैं। अब इसमें जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे फिर वही बात लिखी हुई है कि ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, और जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है ऑडिट के टाइम पे, उसमें मैनेजमेंट ने पहले से ये चीज़ ऑडिटर के माइंड में एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने फुलफिल की हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करना और उसे ओरली बोल देना तो ये तो एथिकल होगा नहीं, उसके लिए कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा, वो कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा मैनेजमेंट से। फिर यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है उसमें ये मेंशन्ड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसी के रिस्पेक्ट में, WR के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या क्या मांगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका एक्सेस मांगेगा। पासवर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो पासवर्ड्स मांगेगा, यूज़र आईडीज़ मांगेगा, अगर पूरे हार्ड कॉपीज़ मेंटेन्ड हैं तो उस लोकेशन का एक्सेस मांगेगा। वैसे तो हेड ऑफिसेज में ही रखे जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अगर ब्रांचेस में रखे गए हैं, दूसरे लोकेशन पे रखे गए हैं, तो वहाँ का एक्सेस मांगेगा। और फिर ऑडिटर का उस टाइम पे पूरा राइट होगा कि इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एग्जामिन करे। तो ये होगी कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर जो भी WR में प्रिपेयर होगा उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर लिखी होनी चाहिए। मैनेजमेंट किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लिखना ज़रूरी है, वो डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है, जो दूसरे एसेज हैं, दे ऑल्सो रिक्वायर कि ऑडिटर जो है वो रिक्वेस्ट करे WRs। If in addition to such required representations, auditor determines that it is necessary to obtain one or more WRs, तो फिर वो obtain करे। एक से अगर वो satisfy नहीं हो रहा है तो एक से ज़्यादा भी request कर सकता है। अपने audit evidences अगर उसे satisfactory नहीं लग रहे हैं और consenting नहीं लग रहे हैं तो एक से ज़्यादा भी obtain कर सकता है। फिर यहाँ पे वो सिचुएशंस लिखी हुई हैं जब एक से ज़्यादा जब WRs ऑब्टेन करने होते हैं मैनेजमेंट से। और इसके अलावा ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से ये भी कह सकता है कि रीकन्फर्म करो। और रीकन्फर्म कब करने को कहेगा? रीकन्फर्म क्या? एक्नॉलेजमेंट रीकन्फर्म करो। जब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, जो भी ऑडिट इंगेजमेंट इस फाइनेंशियल ईयर की है, अगर वो प्रीवियस ईयर में प्रिपेयर हुई है तो वो कहेगा कि इसे रीकन्फर्म करो अगर उसमें कोई चेंज नहीं है, या फिर अगर मैनेजमेंट कोई चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर गया हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं समझ पाया हो, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, या अगर कोई सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आए हो और प्रीवियस ईयर में ऑडिट इंगेजमेंट के टाइम पे टर्म्स अग्री हुए थे, कंसेंट दी गई थी, इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंज आया हो तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को रीकन्फर्म करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए ऑडिटर उसे रिक्वेस्ट करेगा। तो ये है WR। फिर यहाँ पे क्या मेंशन है? डेट ऑफ एंड पीरियड कवर्ड बाय WR। तो डेट जो है वो बेसिकली इसमें जो मेंशन है वो है ऑडिट रिपोर्ट के बाद की डेट। ज़्यादातर जो होती है वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद की ही डेट होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये जो ऑडिट एविडेंस है इसके बेसिस पे, इसके बिना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस हो नहीं सकता। तो जब तक ऑडिट रिपोर्ट की डेट स्पेसिफाई नहीं होगी, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है कि बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर्स ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड and auditor's report cannot be dated before the date of written representation। तो
या तो जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो उसके नियर हो, WR की डेट उसके नियर होनी चाहिए, ठीक है, उसके आसपास की डेट होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म क्या होना चाहिए? रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। उसमें प्रॉपर तरह से एक फॉर्मेटेड एड्रेस होना चाहिए ऑडिटर को। और उसमें अगर मान लीजिए कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स भी लिखने को बोली गई हैं, लॉ अगर रिक्वायर कर रहा है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स भी लिखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो वो भी लिखनी चाहिए, वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए WR। बाकी इसके अलावा यहाँ पे और जो टॉपिक्स मेंशन है वो है डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ WR। अब इसमें अगर ऑडिटर को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंसर्न है कि WR जो है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर? उस केस में अगर उसे लगता है कि वो अगर इनकंसिस्टेंट है ऑडिट एविडेंस से, तो फिर वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा। और अगर मान लीजिए रिक्वेस्टेड WR मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, तो उस केस में मैनेजमेंट से ऑडिटर को एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करो, पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उसकी बातों में कितनी इंटेग्रिटी है। उसके बाद ही फिर वो अपना जजमेंट दे पाएगा कि हमें ऑडिट कैसे कैरी आउट करना है, प्रोसीजर्स कैसे कैरी आउट करना है। उस हिसाब से वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्टेड WRs। तो ये टॉपिक है WR का। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन होगा वो होगा ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस का। और इसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन है, इन्वेंट्री है, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है, मैटर्स रिलेटेड इन रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, बेसिकली पूरी तरह से इन्वेंट्री को कंसिडर करते हुए ये टॉपिक है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का टॉपिक है कि ऑडिटर अगर नहीं अटेंड कर पा रहा है या कैसे कंडक्ट करना है, क्या करना है, तो उसके बेसिस पे ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो टॉपिक था वो था कम्प्लीटली WR का। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे पेज पे DM भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से ये क्लास में इन्वेंट्री काउंटिंग की बात होगी और सब्सीक्वेंट क्लासेस में मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर डिस्कस होने वाले हैं। मॉक टेस्ट पेपर ज़रूरी से डिस्कस होंगे।